गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरंगजेब। पांच मुगल बादशाह इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने चर्चा की है बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की और शाहजहां की। अब ये छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को पढ़ रहे हैं। और विभिन्न इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों की 7 पीढ़ियों ने जो शासन किया, प्रशासनिक सुधार किए या प्रशासन उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। और उनके समय में काफी जो राजनीति थी और जो उनके ओहदे थे वो काफी फले फूले और काफी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। तो उन 7 बादशाहों की यदि हम बात करें तो उनमें जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। ये 7 पीढ़ियां, मुगलों की ये 7 पीढ़ियां याद की जाती हैं अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, अपने कुशल सैन्य संचालन के लिए, अपने समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए। तो इन 7 पीढ़ियों के बाद हालांकि जो मुगल राज था वो जैसे कि 1526 में बाबर ने जो इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे हुमायूं का जो 2 शासनकालों की अवधि रही है, जिसमें बीच का जो 15 साल का समय था उस पे जो अफगान शासकों ने 15 साल भारत पे राज किया और यहाँ पे मुगल वंश की एक बार जो है पतन कर दिया था। दोबारा से हुमायूं ने उसको जो है स्थापित करने की कोशिश की और उसमें जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। और यहाँ पे अकबर ने पुनः द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद से जो है लेकर के 1857 तक का जो समय था ये मुगलों का ही समय कहा जा सकता है, मुगलों का ही समय रहा है। लेकिन बाद का जो समय था 1526 से लेकर के जो बहादुर शाह प्रथम का जो समय था, वैसे तो औरंगजेब की मृत्यु तक का ही समय जो है एक अद्भुत समय रहा है, शासन की दृष्टि से उत्कृष्ट समय रहा है। लेकिन बहादुर शाह का भी जो समय था 1712 का, तो यहाँ तक का जो समय था मुगल राज का, वो समय जो है एक उत्कृष्टता का समय था। उसके बाद जो शासक आए उनकी जो विलासिता थी, उनकी जो कमजोरियां थी, राजनीतिक समझ की जो अनुभवहीनता थी, कम राजनीतिक समझ का होना था, या शासन पे जो विभिन्न अन्य जो उलेमा वर्ग के लोगों का प्रभुत्व होना था, या दूसरे के हाथों की उनका कठपुतली होना, तो जो उनकी कमजोरियों के कारण राज सत्ता में जो कमी आई थी, वो अब केवल मुगल प्रशासन जरूर था, नाम मात्र के ही राजा थे और उसमें जो है यहाँ पे पहले वाली कोई बात नहीं रही थी। और 1857 में तो जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जब, और जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं ने भाग लिया था। दिल्ली की ओर से बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने युद्ध लड़ा था, जिसमें जो है उसको बंदी बना लिया गया, रंगून भेज दिया गया था और यहाँ से मुगल वंश का अंत हो गया था। और बहादुर शाह के बाद जो है अन्य कोई मुगल बादशाह गद्दी पे नहीं बैठ पाया और ना ही जो है आगे उसको कंटिन्यू कर पाया था। तो 1857 में पूर्णतः जो है उसका अंत हो गया था। तो इस प्रकार से बाबर द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था, बाबर की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनको इन 7 पीढ़ियों के राजाओं ने ही आगे बढ़ाया था। बाकी के जो समय था 1712 से यदि हम बात करें, 1712 के बाद का जो समय था उसमें उनके क्षेत्रों में कमी ही होती गई थी, वृद्धि नहीं हुई थी। इसीलिए इन 7 पीढ़ियों का ही महत्व रहा है। और आज जो हम पढ़ेंगे औरंगजेब को, औरंगजेब का जो टॉपिक है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। औरंगजेब का बचपन का नाम मुहियुद्दीन
मोहम्मद था, मुहियुद्दीन मोहम्मद। मुहियुद्दीन मोहम्मद का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहाद नामक जगह पे हुआ था। और शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान थे ये। मुमताज महल से 4 पुत्रों की और 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। और 4 पुत्रों में शाहजहां इस बात को लेकर के काफी भाग्यशाली रहे हैं कि उस समय की जो बुराई थी, शराबखोरी थी, चाहे मदिरा पान था या किसी तरह के जो नशे थे, शाहजहां के चारों ही पुत्र उस समय की समकालीन बुराइयों से पूर्णतः मुक्त थे और परिश्रमी, कर्मठ और एक अच्छे सैनिक योद्धा थे। तो इस तरह से मुमताज महल और शाहजहां के जो पुत्र थे, उनमें जो है शाहजहां अपने आप को काफी भाग्यशाली मानता था। तो यहाँ पे छठे संतान थे मुमताज महल की और शाहजहां की, मुहियुद्दीन मोहम्मद उज्जैन में के दोहाद जगह पे जन्मे थे। और यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, शाहजहां के अपने पिता जहांगीर से प्रतिरोध चलते रहते थे और उन प्रतिरोधों के कारण जो है पिता पुत्र के आपस में मनमुटाव हो गए। और यहाँ पे शाहजहां ने जब विद्रोह किया, शाहजहां के विद्रोह के बाद जो है जब उन्होंने अपने पिता से क्षमा याचना की, तो उस क्षमा याचना के बदले में अपने 2 पुत्रों को, औरंगजेब और दारा को जो है शाहजहां ने जहांगीर के पास छोड़ना पड़ा, नूरजहां के पास एक कैदी के रूप में छोड़ना पड़ा। हालांकि जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में उनको आजाद कर दिया गया। अब जो है औरंगजेब 10 वर्ष का था, तो 10 वर्ष की आयु में 1628 में शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया और उसको जो है सैनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा में काफी रुचि थी। धार्मिक शिक्षा भी दी गई और उसको अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान करवाया गया। तो यहाँ पे उसकी रुचि थी पढ़ने लिखने में, तभी जो है उसने धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के ज्ञान को भी प्राप्त किया और जो है धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण की और एक अच्छे सैनिक योद्धा की तरह बचपन से ही सैनिक शिक्षा भी उसने प्राप्त की। तो इस प्रकार से बचपन से ही इन गुणों के होते हुए औरंगजेब जो है धीरे धीरे प्रसिद्धि पाता गया। तो यहाँ से यदि उसके विवाहों की हम चर्चा करें तो औरंगजेब ने 4 विवाह किए थे। 4 विवाहों में हम उसके सबसे पहले विवाह की चर्चा करें तो वो फारस के शाह की पुत्री थी दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम से पहला विवाह उसका हुआ था। दूसरा जो विवाह था वो था राजौरी के राजा की पुत्री नवाब बाई से। तीसरा जो विवाह था उसका वो शाह बेगम से। और जो चौथा जो विवाह था वो था उसका उदयपुरी बेगम। तो इस प्रकार से ये 4 पत्नियां थी मुख्यतः उसकी। हालांकि रबिया दुर्रानी से भी उसने 1637 में विवाह किया था। तो इस प्रकार से ये जो 4 विवाह उसके जो महत्वपूर्ण विवाह कहे जा सकते हैं, जिनसे उसने 10 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें 5 पुत्र और 5 पुत्रियों की हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम औरंगजेब के राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ यदि हम बात करें तो उसके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत थी वो 1634 में हुई थी। 1634 में अपने राजनीतिक जीवन की उसने शुरुआत की, जिसमें उसको 10,000 का जात और सवार 4,000 का सवार देकर के एक अच्छे मनसबदार का पद दिया गया था। तो 1635-36 में उसने, जैसे कि हमें पता है कि एक ओरछा राजा जुझार सिंह बुंदेला के साथ जहांगीर के संबंध थे वो खराब हो गए थे, उसने विद्रोह कर दिया था। तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने इसको भेजा था औरंगजेब को और औरंगजेब ने जो है उसको मार डाला था। तो यहाँ पे
उससे जो है खुश होकर के उसको उसके जो पद थे उसमें वृद्धि कर दी गई। यहाँ पे 1635-36 में उस विद्रोह को उसने पूर्णतः दबा दिया और उसको जो है आगे उसके मनसब में वृद्धि कर दी गई। फिर 1644 में उसको जो है दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया और दक्षिण का गवर्नर वो रहा। और दक्षिण के जो प्रमुख राज्य थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, उसके लिए जो है उसने अपनी पूरी मशक्कत की उनको प्राप्त करने के लिए। और 1645 में दक्षिण में पूर्णतः उसने प्रभुत्व हासिल कर लिया और इस कारण से पूर्णतः दक्षिण का प्रभुत्व अपने हाथों में लेने के कारण दक्षिण का गवर्नर उसको नियुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे वो दक्षिण का गवर्नर रहा कुछ समय तक। तो 1652 में जो उसको जो है 1645 में उसको गुजरात का गवर्नर बनाया गया। 1647 में उसको बल्ख का गवर्नर बनाया गया और 1648 से लेकर के 1652 का जो समय था इसमें उसको 1652 तक उसको जो है मुल्तान के गवर्नर के रूप में रखा गया। तो यहाँ पे 1652 में फिर से उसको दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, गवर्नर बनाया गया और यहाँ पे उसने एक बार फिर से जो है बीजापुर, गोलकुंडा में मुगल आधिपत्य की स्थापना की। क्योंकि जैसे ही मुगल यहाँ उसको छोड़ करके दक्षिण को छोड़ करके वापस उत्तर की ओर आते थे, दक्षिण में पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। दक्षिण के जो राज्य थे अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये पुनः स्वतंत्र हो जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1644 में तो इसने उन क्षेत्रों को जीता ही था, मुगल आधिपत्य में लाया था। उसके बाद जो है जीतने के बाद वो पुनः स्वतंत्र हो गए थे, जैसे कि 1645 में गुजरात चला गया था। तो यहाँ पे 1652 में दोबारा गया, वहां दोबारा जाकर के उन पे अपना नियंत्रण स्थापित किया और 1652 में फिर उसको जो है उसका दक्षिण का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पे 1652 से लेकर के जो है वो दक्षिण में ही रहा 1658 तक। और 1658 में जो है उसको अपने पिता की बीमारी की सूचना मिली और सूचना मिलते ही जो है वो वापस उत्तर की ओर आया और यहाँ आकर के जो है उसने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया। हालांकि उसने 1658 में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। राज्याभिषेक के बाद जैसे कि हमें पता ही है कि अपने भाइयों के साथ जो उसके संबंध थे ये जो है खराब थे। खराब इसीलिए थे क्योंकि वो छोटा था और वो राजा बनना चाहता था। और अगर जो है सत्ता की दृष्टि से देखें, नियमों की दृष्टि से देखें, तो पहले ही जो है उसको जो उत्तराधिकारी होता है वो बड़ा पुत्र होता है। तो यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए जो है उसको संघर्ष करने पड़े और दारा को उसने उस संघर्ष में पराजित किया और अपने भाइयों के साथ हुए उस संघर्ष में उसने अपने सभी भाइयों से मुक्ति प्राप्त करके दोबारा से 1559 में जो है एक बार फिर से उसने राज्याभिषेक करवाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। दूसरी बार जब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया तो उसने जो है आलमगीर गाजी की उपाधि धारण की। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। तो यहाँ पे मुही उसका जो नाम था उसकी उपाधियों के साथ अब अबुल मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर, मुहियुद्दीन, मोहम्मद, औरंगजेब, आलमगीर गाजी। तो ये जो उपाधि को धारण करके वो जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा और राज्य में कई दिनों तक खुशियां मनाई गई, दावतें मनाई गई और खूब जो है उसने अपनी खुशियों को जाहिर करते हुए लोगों को दावतें दी और विभिन्न देशों से भी जो है जो मुस्लिम लोग थे उनको उसने निमंत्रण दिया, उनको बुलाया और यहाँ पे अपनी खुशियों में उनको शामिल किया। तो उन दावतों के चलते जो है विभिन्न देशों से, फ्रांस से और भी अन्य देशों से बहुत सारे यात्री भी आए और उन्होंने भी उस समय में औरंगजेब के समय में औरंगजेब के सिंहासन आरोहण की खुशी को जो है अपने वृतांतों में लिखा है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने जो है
शरीयत के कानूनों के अनुसार शरीयत के कानूनों के अनुसार जो ये विवाह किए थे, ये भी जो है उसके आगे राजनीतिक रूप से किए गए विवाहों के रूप में जो है उनकी हम गणना करेंगे। शरीयत का अर्थ होता है मुस्लिम कानून। मुस्लिम कानून के अनुसार जो है मुसलमान जो है 3-4 विवाह जो है कर सकता है, तो शरीयत के अनुसार उसने ये विवाह किए थे। और अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसने कुरान और हदीस का अध्ययन किया था। कुरान तो मुस्लिमों का जो है धार्मिक ग्रंथ है, और हदीस जो है मोहम्मद पैगंबर के आदर्श होते हैं, जो या उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उन आदर्शों की, निर्णयों की, उन कार्यों की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को जो है हदीस बोला जाता है। कुरान के बाद यदि किसी धार्मिक जो ग्रंथ का यदि महत्व है, तो पैगंबर मोहम्मद के कार्यों, उनकी आदतों, उनके जो विवरण है, उनका रिपोर्ट के रूप में जो है हदीसों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने हदीसों का भी अच्छे से अध्ययन किया था, और जो जो है कुरान का भी अध्ययन किया था। तो वो एक अच्छा विद्वान था, अरबी का, फारसी का, और विभिन्न भाषाओं के जो विभिन्न ग्रंथ थे, अनुवादित जो ग्रंथ थे, उनमें उनको पढ़ने में उसकी काफी रुचि थी। तो इस प्रकार से अकबर के बाद यदि किसी और मुगल बादशाह ने इतना ज्यादा समय और प्रशासनिक सुधारों के साथ और अपने आप को एक अच्छे राजा के रूप में जो है प्रजा के सामने प्रस्तुत किया था, तो वो औरंगजेब था। तो यहाँ पे प्रजा के लिए चाहे वो कट्टर रहा हो, क्योंकि वो एक कट्टर और धर्मांध मुसलमान कहा जा सकता है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। गाजी की उपाधि जिसे हम देखते हैं कि इसने जो गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये गाजी की उपाधि जो है मुस्लिम धर्म के प्रति उस निष्ठा को दर्शाती है, जो दूसरों को तो केवल काफिर ही समझते हैं, हिंदू धर्म को मानने वालों को काफिर ही समझते हैं, और गाजी की उपाधि धारण करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू धर्म के मुख्य नेता के रूप में प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक के बाद जो दूसरा राज्याभिषेक था, उससे जनता में खुशी की लहर दौड़ी थी, और जनता ने खुश होकर के औरंगजेब आलमगीर की उपाधि जो है उसको दी थी। और आलमगीर विश्व विजेता की उसके जो विषय को जीतने के जो स्वप्न थे, जो लक्षण थे, उसको देख करके ही उसको ये उपाधियां दी गई थी। तो इस प्रकार से आज जो है हमने इसके राजनीतिक जीवन की चर्चा की है। औरंगजेब ने कहते हैं कि लगभग 50 साल शासन किया था, और 50 साल के शासन के दौरान जो है उसने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, और साम्राज्य विस्तार के लिए उसने जो ध्यान दिया था, उसमें उसका कर्मठ मेहनती होना जो है निर्भर करता है, क्योंकि वो खुद भी मेहनत करता था, और जो अपने जो मुख्य व्यक्ति थे, जिनको मुख्य जो ओहदे दिए गए थे, उनसे भी वो वही आशा करता था कि उसमें भी वो वफादार रहें, अपनी मेहनत से किसी प्रकार का जो है वो अपने काम से किसी भी तरह की जो है वो उसमें कम ना हो। तो इस प्रकार से एक मेहनत कश शासक के रूप में उसकी गणना की जाती है। तो वो जो है अपने पुत्रों को भी ये नहीं था कि उन्होंने यदि किसी काम में कमी की है, गलती की है, तो उनको वो माफ कर देगा। उसके जो नियम थे वो सबके लिए समान थे। 1686 में उसने जो है अपने पुत्र को सजा दे दी थी 12 साल की, और शहजादा मुअज्जम के साथ जो है ये आरोप लगाया गया था, शहजादा मुअज्जम पर, कि उसने फारस कि उसने गोलकुंडा के शासक के साथ साजिश की है मिलकर के, और वो शासन में जो है विद्रोह करने की स्थिति में है, और वो शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए जो है अपनी बुलंदियां तैयार कर रहा है।
तो यहाँ पे शहजादा मुअज्जम को 1686 में बंदी बना लिया गया, कारागार में डाल दिया गया और 12 साल तक जो है उसको बंदी के रूप में ही जीवन जीना पड़ा। तो वो जो है उसके जो नियम थे सभी लोगों के लिए समान उसने नियम लागू किए थे, उन नियमों का वो स्वयं भी पालन करता था। तो जो दिल्ली सल्तनत के अन्य जो मुगल सम्राट थे उसका जीवन उनकी तरह बिल्कुल नहीं था। जैसे कि जो शासक थे वो शानो शौकत से रहते थे, जो चमक धमक से परिपूर्ण जो कपड़ों को परिधानों को ग्रहण करते थे। लेकिन ये जो है अगर हम औरंगजेब की बात करें तो विभिन्न इतिहासकार कहते हैं कि सभी शासकों में सबसे ज्यादा सादगीपूर्ण जीवन औरंगजेब का रहा है। और इसमें सादगीपूर्ण जीवन की चर्चा वो इसलिए करते हैं समकालीन इतिहासकार क्योंकि जो है वो कुरान और हदीसों का तो जो है वो उनको तो उसने अध्ययन कर ही लिया था और शरीयत के नियमों का वो खुद भी कड़ाई से पालन करता था और अपने जो मुलाजिम थे उनसे भी जो है कड़ाई से पालन करवाता था। और एक साधारण जीवन जीने के लिए अपने खर्चे के लिए जो उसका स्वयं का खर्चा था उसके लिए वो टोपियां सीता था खाली समय में। टोपियां जो मुस्लिम लोग जो है पहनते हैं अपना जो वो फरियाद करते हुए, तो वो टोपियां सीता था। तो टोपियां सीने के लिए ये नहीं है कि वो गरीब था उसके लिए करता था, ये उसके शौक भी थे और वो खुद का खर्चा राजकोष से न निकाल करके टोपियों को सी करके निकालता था और उनको बेच करके निकालता था। तो इस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति की तरह वो जीवन जीता था। उसके जो आदर्श थे वो काफी उच्च थे और उन उच्च आदर्शों के होते हुए ही उसने काफी प्रसिद्धि भी पाई। हालांकि उसने जो है आगे हिंदू जनता के साथ जो उसके व्यवहार थे, जो उसके बर्ताव थे, उसके कारण बहुत सारे जो हिंदू विश्वास पात्र उसने खो दिए थे। हिंदू जनता पे उसके जो किए गए अत्याचार थे, जो उसकी धार्मिक नीति थी जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, तो उस धार्मिक नीति के कारण जो है वो अपना विश्वास प्रजा से खो गया था। जैसे कि जो विश्वास प्रजा के दिलों में बादशाह अकबर ने पैदा किया था एक अच्छे शासक के रूप में, तो यहाँ पे उसकी जो धार्मिक नीतियां थी उनके कारण से हिंदू जनता के विश्वास में कमी आई थी। लेकिन उसका जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति में किया गया परिवर्तन है वो जो है अपने विश्वास पात्रों में वो कमी को भी जो है उसको सहना पड़ा था। लेकिन यदि हम उसके विवाहों की बात करें, शरीयत के नियमों के अनुसार जो उसने विवाह किए थे और उसके कानून के अनुसार और भी बहुत सारे उसने विवाह किए थे। दारा के महल में जो रखैल थी, उत्तराधिकारी जीतने के बाद उनको जो है उसने अपने हरम में मुख्य स्थान दिए थे। और जो उसके हरम में रहने वाली स्त्रियां थी वो पूर्णतः जो है साजो सज्जा से रहती थी, पूर्णतः जो अपना खुशी से रहती थी, उनको जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी रखैलें थी और इस प्रकार से जो है उसका जो जीवन था वो सादा जीवन कहा जा सकता है, नशे से मुक्त जीवन कहा जा सकता है और एक अच्छे शासक की तरह मेहनती और कर्मठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को उसने प्रजा के सामने पेश किया था। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी शरीयत की, कुरान की, हदीस की, तो उनके जो है शरीयत का मतलब है मुस्लिम कानून, कुरान इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, हदीस पैगंबर मोहम्मद के कार्य या निर्णयों के विवरण की रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से इनको उसने कंठस्थ कर लिया था और उसको जो है याद कर लिया था। तो यहाँ पे एक शासक के रूप में उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत सारे विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ एक जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसको इसने पलट करके रख दिया था और उस धार्मिक नीति में किए गए ये परिवर्तन उसके विश्वास पत्रों में उसकी कमी को दर्शाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये अपनी ही धुन में चलता था और इसका अपनी ही धुन में चलना उसके विश्वास पत्रों में कमी का कारण जरूर बना है। जो पहले के जो महत्वपूर्ण ओहदों पे कार्यरत जो व्यक्ति थे तो उसमें तो कमी आई थी, लेकिन और जो नवीन लोग जो उसके मेहनत को देख करके
उसके गुणों को देख करके उसके करीबी बने थे, विश्वास पात्र बने थे, तो उनमें हुई वृद्धि को भी जो है हम नकार नहीं सकते। तो विभिन्न इतिहासकारों में औरंगजेब की उपलब्धियों को लेकर के काफी मतभेद रहा है। तो अपने लगभग 50 साल के शासनकाल में काफी सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां औरंगजेब ने हासिल की, और उन उपलब्धियों के चलते जो है उत्तर भारत में साम्राज्य से लेकर के दक्षिण तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में जिंजी तक, और पश्चिम में उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जिंजी तक, और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर के पूर्व में चटगांव तक। तो ये जो है उसके साम्राज्य की विस्तार जो है देखा जा सकता है। साम्राज्य विस्तार के लिए जो उसने कार्य किए, साम्राज्य विस्तार के लिए उसने जो मेहनत की, और उनकी चर्चा जो है हम विस्तार से अगले लेक्चर में करेंगे। आज जो है हमने पढ़ा है औरंगजेब का आरंभिक जीवन, और राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसके अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के संघर्ष, और उसमें जो है उत्तराधिकार संघर्ष में उसके द्वारा प्राप्त की गई सफलता, और 2 बार औरंगजेब का राज्याभिषेक, औरंगजेब का आरंभिक जीवन, और उसके साम्राज्य का जो है विस्तार, उसके जो अपने जीवन के एक मनुष्य के रूप में जो उसके नियम थे उनके बारे में आज हमने चर्चा की है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।